बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ बेटे आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 1 में हमने 2 टॉपिक जो हैं वो डिस्कस किए थे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बेटे हमने देखा था डिफ़ाइन अ प्रॉब्लम। सेकंड वन हमने डिस्कस किया था अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग का आज हमारे पास तीसरा स्टेप है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। जब बेटे हम अपने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि बेसिकली हमारा प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। उसमें आपने देखा था कि 5 WS क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लेते हैं और हमें क्लियरली डिफ़ाइन हो जाता है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद बेटे हम अपने सॉल्यूशन की तरफ मूव करने के लिए हम अपने सॉल्यूशन को प्लान करते हैं। पहले प्लानिंग करते हैं कि जिस मुताबिक हमारा प्रॉब्लम आया है हमें, या जो हम अंडरस्टैंडिंग कर पाए होते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम पहले उसको सॉल्यूशन नहीं दे देते, बल्कि एक स्टेप ऐसा आता है कि हमें प्लान करना पड़ता है। वी हैव टू प्लान अ सॉल्यूशन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम अपने सॉल्यूशन को किस तरह से प्लान करते हैं, और प्लानिंग का सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि क्या है। आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, यहाँ पे एनालाइजिंग का मतलब अंडरस्टैंडिंग है। वो कहता है आपके सेकंड स्टेप के बाद, यानी अपने प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के बाद, वी फॉर्मुलेट अ प्लान, हम एक मंसूबा बनाते हैं, एक प्लान करते हैं। दैट में लेड अस टू वर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, जो हमें प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ लेके जाता है। ठीक है बेटे, इन स्टेप्स को आप अपनी रियल लाइफ में भी देखें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाता है, आप उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, फिर आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं क्लियरली, आपको पता चल जाता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से है, कैसे करना है, तो आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं। ठीक है, ताकि आप एक अच्छे और बेस्ट सोल्यूशन की तरफ मूव कर सकें। दिस फेज इंक्लूड फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेटे कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो हमारे प्लानिंग फ़ेज़ में आती हैं। अब हमने ये देखना होता है कि इन तमाम स्ट्रेटजीज़ में से हम अब कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करें, हमारे लिए कौन सी स्ट्रेटजी राइट है जो हमें एक बेस्ट सोल्यूशन की तरफ लेके जाती है। ठीक है, तो आज पहले हम प्लानिंग का सोल्यूशन में ये 4 स्ट्रेटजीज़ पढ़ेंगे। देखते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो स्ट्रेटजी है वो है आपके पास बेटे डिवाइड एंड कनक्योर। डिवाइड एंड कनक्योर का मतलब है कि बेटे आपके पास जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत लेंथी होता है, और किसी भी लेंथी चीज़ को एक ही टाइम में सॉल्व करना आप लोगों के लिए टफ़ होता है, डिफ़िकल्ट होता है। आप क्या करते हैं, एक पूरे प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एक एक पार्ट को सेपरेटली जो है वो सॉल्व करते हैं। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं स्मॉलर पार्ट्स में, और एक एक पार्ट को जो है आप कनक्योर मतलब आप उसका जो है उसको मुआयना करते हैं, उसको देखते हैं कि इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरह से जब आप स्मॉलर पार्ट्स में काम करते हैं, जैसे बेटे एक आपका बड़ा ग्रुप होता है ना, उस ग्रुप के जब आप सेक्शंस बना देते हैं उसको हम कहते हैं सब ग्रुप्स। ठीक है, और इस तरह से आप बहुत ज़्यादा आप अपनी जो स्ट्रेंथ होती है उसको बहुत इजीली मैनेज कर लेते हैं सब ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, एक ग्रुप आपका 50 स्ट्रेंथ का है, अगर आप उसके 2 सेक्शंस बना लेते हैं वो आपके सब ग्रुप्स हो जाते हैं। जैसे देखिए अब आपकी 9th क्लास में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और आपके सेक्शंस बने हुए हैं, इससे क्या होता है कि आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती है और एक अच्छे वे में जो है वो काम हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी बेटे डिवाइड एंड कनक्योर का मतलब है जब आप अपने सॉल्यूशन को प्लान कर रहे होते हैं तो मे पॉसिबल आपके पास ये एक स्ट्रेटजी होती है कि आप अपने लेंथी प्रॉब्लम को डील करने की बजाय आप एक कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए अपने प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि आप इजीली स्मॉल पार्ट्स के अंदर काम कर सकें और जल्दी अपने प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन फाइंड कर सकें। ठीक है, सेकंड वन आपके पास स्ट्रेटजी है गेस, चेक एंड इम्प्रूव। इसमें क्या होता है, देखें इसके नेम के अंदर देखें 3 वर्ड्स हैं। गेस, आप एस्टिमेट लगाते हो, यानी एक आइडिया देते हो कि अगर मैं ऐसा कर लूँ तो मे पॉसिबल मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, अगर मैं ऐसा कर लूँ मे पॉसिबल मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है, आप गेस करते हैं, फिर चेक करते हैं जो गेस आपने लगाया आप उसको चेक करते हैं कि क्या अब इसकी वजह से जो मेरा सोल्यूशन है वो ठीक है या नहीं, क्या मेरे प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, आप उसकी करेक्टनेस चेक करते हैं।
थर्ड आपके पास है इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब होता है अगर आपका फिर भी कोई जो प्लान है, अगर आपका प्रॉब्लम फिर भी नहीं आपको लगता कि सॉल्व हो रहा, आप उसको इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव का मतलब है दोबारा से गैस करते हैं, कोई एक न्यू आइडिया देते हैं, फिर उसको चेक करते हैं, फिर इम्प्रूव करते रहते हैं। और इस स्ट्रेटजीज़ के अंदर हम तब तक काम करते रहते हैं जब तक हमें एक अपडेटेड आइडिया नहीं मिल जाता, हमें एक बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिल जाता। इस स्ट्रेटजीज़ के अंदर हम ये काम करते हैं, ठीक है। एक्ट इट आउट आपकी थर्ड स्ट्रेटजी है। थर्ड स्ट्रेटजी एक्ट इट आउट का मतलब है बेटे आप एक टू डू लिस्ट बनाते हैं। टू डू लिस्ट का मतलब कि मुझे ये काम करने हैं, इन कामों को करने से मुझे एक अच्छा सोल्यूशन मिल गया है, ठीक है। तो आप एक टू डू लिस्ट बनाते हैं और उस टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो काम करते हैं, एक्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। लास्ट वन आपके पास स्ट्रेटजी है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप आपके पास एक टेक्निक होती है जिसमें आप ड्रॉ करते हैं। जैसे देखें बिल्डिंग बनाना आपके पास एक प्रॉब्लम है ना, तो आप इसके सोल्यूशन की तरफ जब जाते हैं तो आप सबसे पहले एक मैप ड्रॉ करते हैं। घर को बनाने से पहले, बिल्डिंग को बनाने से पहले आप एक मैप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि ये रूम इधर डिज़ाइन होना है, ये इधर डिज़ाइन होना है, वट एवर। ये तो आपकी एक रियल लाइफ एग्जांपल है ना बेटे। अगर आप कंप्यूटर के अंदर भी कोई प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो और आपका एक प्रॉब्लम बहुत लेंथी है, तो आप उसको डिज़ाइन करें, ड्रॉ करें, ड्रॉ करके देखें इसका फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, सेकंड स्टेप ये होना चाहिए। ये बेटे आपके पास 4 स्ट्रेटजीज़ है जिसकी मैं आपको अभी रीडिंग भी करवा देती हूँ। वैसे भी मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया कि ये चारों स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं। वन बाय वन करके इनकी रीडिंग करते हैं। डिवाइड एंड कंक्योर दिस स्ट्रैटेजी डिवाइड्स द कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने आपको बताया इस स्ट्रैटेजीज़ के अंदर हम लेंथी प्रॉब्लम को एक स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। Guess, check and improve. The designer guesses a solution to a problem and then check the correctness of the solution. If the solution is not according to the expectations, then he or she refines the solution. The refinement is an iterative process. Iterative का मतलब होता है बार बार दोहराया जाने वाला। जैसे मैंने आपसे कहा स्ट्रेटजीज़ के अंदर हम गेस करते हैं, आइडिया लगाते हैं, आइडिया लगाने के बाद चेक करते हैं। चेक क्या करते हैं? उस आइडिया की करेक्टनेस, क्या मेरा आइडिया ठीक है या नहीं है। अगर आपका वो सोल्यूशन करेक्ट होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो आप इसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, अपने सोल्यूशन पे और ज़्यादा काम करते हैं कि आपको एक बेस्ट सोल्यूशन मिले। और ये आइट्रेटिव इसलिए है कि ये बार बार रिपीट होता है जब तक आपका सोल्यूशन इम्प्रूव नहीं हो जाता। एक्ट इट आउट में क्या है? इन दिस स्ट्रेटजी द डिज़ाइनर डिफाइंस द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क एंड आफ्टरवर्ड्स ही शी परफॉर्म्स द टास्क। इसमें आप एक टू डू लिस्ट बनाते हैं कि मुझे क्या करना है अपने सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए, अपने सोल्यूशन को प्लान करने के लिए, और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग काम करते हैं। प्रोटोटाइप जिसमें मैंने आपको बताया कि आप ड्रॉ करते हैं। दिस टेक्निक ड्रॉज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन, जिसमें आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन उसकी बनाते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। इट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन, हाउ एवर इट मे हेल्प अ डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन। बेसिकली जो आपने ड्रॉ किया है वो आपका एक फाइनल सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन बेटे आपको पता है जो डिज़ाइनर होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि आपके ये कंपोनेंट हो सकते हैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये आपके पास 4 स्ट्रेटजीज़ है। और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये बेटे चारों की चारों स्ट्रेटजीज़ यूज़ होंगी, ऐसा नहीं है, बल्कि डिपेंड करता है कि कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ होगी। या आपके प्रॉब्लम की नेचर पे डिपेंड करता है। जिस तरह का आपका प्रॉब्लम होगा उस तरह की स्ट्रेटजी आप अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। The selection of a strategy depends upon the problem. It is quite important that one strategy may be more suitable to implement a solution than the other one. हो सकता है कि एक स्ट्रेटजी आपके लिए ज़्यादा suitable हो एक दूसरी स्ट्रेटजी के निस्बत। So very specifically the selection of the strategy depends upon the nature of a problem. So ये डिपेंड करता है कि आपके प्रॉब्लम की नेचर क्या है, ठीक है बेटे। ये आपकी प्लानिंग का सोल्यूशन एक पूरा टॉपिक है। इसके अंदर ये 4 स्ट्रेटजीज़ हैं। पेपर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये चारों स्ट्रेटजीज़ पूछी जा सकती हैं। यानी आपको शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है व्हाट इज़ डिवाइड एंड कंक्योर, और ये बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ प्रोटोटाइप, ठीक है। इस तरह से ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। प्लानिंग का सोल्यूशन आपको पूरा भी टॉपिक आना चाहिए, ठीक है, ताकि आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स के अंदर भी लिख सकें।
नेक्स्ट आपके पास है बेटे डिफाइन कैंडिड सोल्यूशन। गौर से सुनिएगा, कैंडिड का जो लफ्ज़ी मतलब होता है उसका मतलब होता है अनप्लैन्ड। क्या होता है? अनप्लैन्ड, जो हमने प्लान ना किया हो। समथिंग स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो फौरी से आने वाले ख़यालात हैं, जो प्लानिंग के बग़ैर आपके पास ख़यालात हैं, ठीक है। तो कैंडिड सोल्यूशन वो सोल्यूशंस होते हैं जब आप अपने प्रॉब्लम को अपने सोल्यूशन को फाइंड कर रहे होते हैं या अपने सोल्यूशन को प्लान कर रहे होते हैं, तो सम आइडियाज़ आपके माइंड में ऐसे होते हैं जो आपके स्पॉन्टेनियस होते हैं, यानी अनप्लैन्ड होते हैं। उनको बेटे हम कहते हैं कैंडिड सोल्यूशन। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? जैसे बेटे मैं आपसे पूछूं कि मुझे ना पूरे स्कूल में से उन बच्चों की स्ट्रेंथ चाहिए जो फुटबॉल खेलते हैं, तो मैं आपसे कहती हूँ कि आपको एस्टिमेटेड पता है कि आप जब हम इस प्रॉब्लम, ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है ना कि मैंने स्कूल में से एक स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। पूरे स्कूल में से मुझे उन स्टूडेंट की ये स्ट्रेंथ चाहिए जो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो आप उसका आइडिया इस तरह से लगाएंगे, आप कहेंगे कि मैम हमारी क्लास में 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं और हमारी टोटल 20 क्लासेस हैं। अगर हम मैम एस्टिमेटेड भी तमाम क्लासेस में से 6 स्टूडेंट लगाते हैं और 20 क्लासेस हैं, तो हमारे पास 120 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो फुटबॉल खेलते होंगे। यानी आपने एक अनप्लैन्ड सा सोल्यूशन दिया, लेकिन दे दिया। और ये मे पॉसिबल ये एस्टिमेट आपका ठीक भी हो कि अगर एक क्लास में से 6 स्टूडेंट्स हैं, मे पॉसिबल 20 क्लासेस में से मिनिमम 6 स्टूडेंट तो होंगे ही जो फुटबॉल खेलते होंगे, ठीक है, ये खेल सकते होंगे। तो इस तरह के जो आपके पास सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं अनप्लैन्ड। ये आपके पास फाइनल सॉल्यूशन नहीं होते बेटे, लेकिन ये आपको एक फाइनल सॉल्यूशन तक ले जाने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। सो इसकी रीडिंग करते हैं। The word candid refers to something spontaneous and unplanned. For example, if you are asked to find number of students in your school who can play cricket, you can estimate by finding cricket players in your class and then multiplying it by the total number of classes in your school. अभी अभी जो बेटे मैंने एग्जाम्पल मैंने फुटबॉल कह दिया, उन्होंने क्रिकेट का कहा हुआ है। वो कहते हैं कि आप एस्टिमेटेड साहब से पूछा जाता है कि आपकी स्कूल में कितनी स्ट्रेंथ है जो लोग क्रिकेट खेलते हैं। आप अपनी क्लास का अंदाज़ा लगा के बाकी क्लासेस को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास एक एस्टिमेटेड सा सोल्यूशन आ जाता है जो कि अनप्लैन्ड होता है। इस तरह के सोल्यूशंस को हम कैंडिड सोल्यूशन कहते हैं। योर आंसर इन दिस वे इज़ द कैंडिड सोल्यूशन। टू फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स यू हैव टू opt some other way, like visiting each class or getting data from teachers. One can think of a candid solution anytime. आपको अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए इस बात का कि कितनी स्ट्रेंथ है, तो आपको तमाम क्लासेस में विज़िट करना पड़ेगा या फिर उनकी जो टीचर्स हैं उनसे जो है इनकी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि मैम आपकी क्लास में कितने क्रिकेट प्लेयर्स हैं। फिर आपके पास एक फ़ाइनल जो है वो आंसर आएगा। लेकिन उससे पहले आप कुछ अनप्लैन्ड सा सोल्यूशन देते हैं जो कि आपको हेल्प कर सकता है कि इतनी स्ट्रेंथ हो सकती है, वो आपका कैंडिड सोल्यूशन है। अ कैंडिड सोल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम। आपको पता है कैंडिड सोल्यूशन आपकी हेल्प कर देता है, टाइम इतना सेव हो जाता है जब आप एक एस्टिमेट लगा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है वो एस्टिमेट रॉन्ग होता है, पास होता है, आपके जो ओरिजिनल एग्जैक्ट आंसर होता है उसके करीब करीब होता है आपका आंसर। देर आर डिफरेंट वेज शॉन। फिगर में भी देखें बेटे, वो कहता है मल्टीपल सोल्यूशन है एक प्रॉब्लम के, ठीक है। एक देखें ये रेड है, इस तरफ भी जा रहे हैं, एक ब्लू सी 2 लाइन्स हैं, तमाम साइड्स पे वो मूव कर रहा है। देर आर डिफरेंट वेज शॉन टू रीच अ सर्टन प्लेस विच कैन बी रीच्ड आइदर बाई गोइंग अक्रॉस द वॉल और बाई गोइंग साइडवेज, एंड द वन यू थिंक कैन वर्क इज़ द कैंडिड सोल्यूशन। होता क्या है, एक प्लेस तक पहुंचने के लिए आपके पास बहुत सारे पाथ्स होते हैं, लेकिन आप एस्टिमेटेड ये ख्याल करते हैं कि अगर मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ वॉल को तो ये मेरा एक शॉर्ट डिस्टेंस है, ठीक है। या फिर आप कहते हैं अगर मैं इस साइड से जाऊँगा ये मेरा एक शॉर्ट पाथ है। तो ये आपके पास जो अनप्लैन्ड चीज़ें होती हैं, अनप्लैन्ड आपके पास जो आइडियाज़ होते हैं, ये आपके पास कैंडिड सोल्यूशन होते हैं। यहाँ तक बेटे ये आपके 2 टॉपिक थे, प्लानिंग का सोल्यूशन और कैंडिड सोल्यूशन। इसमें कैंडिड सोल्यूशन की डेफिनेशन पेपर में शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लानिंग का सोल्यूशन में जो आपकी 4 स्ट्रेटजीज़ हैं वो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको ये टॉपिक में अगर आपको लॉन्ग में ये क्वेश्चन आ जाता है कि राइट स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, फिर आपको ये पूरे स्टेप्स भी आने चाहिए, ठीक है,
क्योंकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है राइट द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, उसमें तो फिर आपके पूरे पूरे स्टेप्स आएंगे। अगर बेटे आपको आपके टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन्स हो आप लोग क्वेश्चनिंग कर सकते हैं।